दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं जाने माने अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी जी के साथ, और इस वक्त जो है पूरे देश में एडवोकेट एक्ट को लेकर वकीलों में कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई जगह पे तमाम बारों में, तमाम स्टेट बार में सब जगह इसका विरोध भी चल रहा है और काफ़ी दिन से चल रहा है। लोगों में रोष है। अधिवक्ताओं को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या, और कभी कभी इसके बीच में ही खबर आ जाती है कि अधिवक्ताओं का ये जो प्रदर्शन है ये कैंसिल हो गया, तो रोल बैक कर ली सरकार। इस तरह तरह की जो भ्रांतियां आ रही हैं उसको भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा अधिवक्ताओं को लेकर के। जो आपसे बातें क्लियर होंगी वो और कोई अधिवक्ता या कोई और फोरम से वो नहीं क्लियर हो पाएगा, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो भ्रांतियां आ रही हैं एडवोकेट एक्ट को लेकर के, कि ये एडवोकेट एक्ट को रोल बैक सरकार ने कर लिया और ये जो है मतलब इस तरह की बातें आने रही हैं, तो उसमें जो है अधिवक्ता काफ़ी भ्रमित हैं। इस पे ऊपर आप जो है थोड़ा बताइए। देखिए, एडवोकेट एक्ट 1961 में बना, एडवोकेट्स एक्ट, और उसमें उस समय के जो लोग थे, जो कानून बनाने वाले थे, उनके दिमाग में एक कंसेप्ट था कि स्वतंत्र न्यायपालिका इस देश में होनी चाहिए जी। और हम स्वतंत्र न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं अधिवक्ता। इस नाते अधिवक्ताओं को भी ऑटोनॉमस एक बॉडी बना के दी गई। उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और अधिवक्ताओं को पूरी स्वतंत्रता दी गई जी। विगत दिनों जब बीच में 1914 से जब ये सरकार आई है, तो इसने धीरे धीरे संवैधानिक और वैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उन पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया, और इन संस्थाओं पर आते 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 अब उनको लगा कि न्यायपालिका में भी अपना दबाव बढ़ाया जाए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये वकीलों पर दबाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका पर दबाव है। यानी न्यायपालिका को कहीं ना कहीं अपने ये चंगुल में लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अधिवक्ताओं की आवाज़ जब दबेगी, जब अधिवक्ताओं की स्वतंत्र संस्था पर जब हम दोबारा दबाव बढ़ेगा, अधिवक्ता जब चुप होगा, तो न्यायपालिका धीरे धीरे उसकी कलम भी कुंठित हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं वैसे ही हो रहा है क्या, जैसे कि तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं और भी सुनने को आता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें भी इनका इतना दखल हो गया है कि प्रोफेसर जो बुद्धिजीवी माना जाता है या फिर वकील बुद्धिजीवी माने जाते हैं, तो उनके जुबान को इन्होंने बंद करा दिया कहीं ना कहीं। तो वैसे ही क्या अधिवक्ताओं के भी जुबान को ये बंद कराना चाहते हैं? स्पष्ट है, इस नए संशोधन बिल से ये स्पष्ट है कि अधिवक्ताओं की ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमस बॉडी को और उनकी आवाज़ को, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जो नए प्राविधान हैं जो प्रस्तावित हैं, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट में ये कहा कि जानबूझ करके अगर कोई लापरवाही अधिवक्ता करेगा तो उनका क्लाइंट के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, धनराशि वापस ले सकता है और मुकदमे के लिए दंडित भी करा सकता है। अब सोचिए, दो पक्ष में एक पक्ष हारता ही है। हारने वाला व्यक्ति अगर हर समय इस डर में और सदमे में रहे कि वो मुकदमा हार जाएगा तो उसके ऊपर दंडित होगा, वो जुर्माना देना पड़ेगा या उसको धनराशि वापस करनी पड़ेगी, इस भाव में रहेगा, तो क्या वकालत करेगा? बिल्कुल। एक बार इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और उसमें भी इसी तरह के जो है बात कही गई थी कि अगर अधिवक्ता को हमने फीस दिया है और हम मुकदमा हार गए तो अधिवक्ता हमारी फीस को वापस कर दे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये कहा था कि ये मान्य नहीं है, क्योंकि ये उसका जो है पारिश्रमिक है और उसको वापस नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें आई थी क्या? सुप्रीम कोर्ट तो इस पक्ष का ही है कि हम मान करके वकील वकालत नहीं कर सकता कि वह जीतेगा ही जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट तो यह क्या कोई भी न्यायविद ये नहीं समझेगा वह जीतेगा, इसकी कौन गारंटी दे सकता है? इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती।
गारंटी इसकी हो सकती है कि हम ईमानदारी से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अधिक अच्छा मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन हारना तो एक पक्ष को ही है। हारने वाला पक्ष अगर इस डर में रहे कि नहीं साहब वो हार जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जज इस डर में रहे कि वो फैसला देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर क्या फैसला करेगा? तो ये न्यायपालिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाए गए, और इस तरह के प्रस्ताव पर तो संयोग से बात खुल गई। नहीं तो जिस तरह से नए आपराधिक कानून लाए गए चुपके से, और इस देश के लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, उनको दबा दिया गया। आज नए आपराधिक कानून को लेकर के सारी न्यायिक संस्थाएं परेशान हैं। जी, एडवोकेट एक्ट में जो 4-5 क्लॉज हैं, शायद 5 क्लॉज हैं, उसमें हमने 1-2 को पढ़ा, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके अधिवक्ता भी जानना चाहेंगे कि उसमें 2-1 बातें ये हैं कि जो अधिवक्ता किसी फर्म में वो वर्क कर रहा हो, कहीं अन्य जगह पे काम कर रहा हो, वो जो है वहाँ पे लॉ से संबंधित काम कर रहा हो, लीगल एडवाइज़र मान लीजिए है, तो आप लोगों का कहना है कि वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन सरकार क्या कहती है कि वो एडवोकेट है, वो उसमें शामिल करना चाहती है। सरकार ने जो प्रस्तावित संशोधन दिया है उसमें यह लिखा है कि राजू प्रस्तावित किया है कि जो भी लॉ पास करके तैयार है, किसी जगह नौकरी कर रहा है, कहीं है, वह सब वकालत की श्रेणी में आ गए, उनको इस तरह से ले लिया है। हमारा कहना था और है कि जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, बार काउंसिल से जो रजिस्टर्ड है और सिर्फ वकालत कर रहा है, वही वकील है, और वकील कोई और प्रोफेशन कर नहीं सकता। हमारे यहाँ बंदिश है, सरकार उसको घुसेड़ना चाहती है, इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक बात और जो जायज़ लगती है वो सभी को जायज़ लगेगी। जैसे आप एक तरह से जानते हैं कि ये सरकार जो है किसी भी मामले को रोल बैक नहीं लेती है, इसके लिए जानी जाती है सरकार। लेकिन क्या उसमें एक ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है उसमें यह है कि आपका जो बार काउंसिल की जो एक बॉडी है, उसमें सरकार अपने 3 मेंबर और अपने तरफ से घुसेड़ना चाहती है, डालना चाहती है। वो क्या सबसे बड़ा डर का कारण है अधिवक्ताओं के लिए? डर का कारण नहीं, देखिए हम अब तक स्वायत्त शासी है, ऑटोनॉमी हमारी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर वो 3 आ जाएंगे तो फिर कुछ वो सरकार का क्या होगा? अब वो 3 व्यक्ति घुसेड़ करके आज बाहर रख करके इस तरह का दबाव सरकार बना रही है। जब उसके 3 प्रतिनिधि उसके अंदर होंगे तब सरकार कैसा दबाव बना सकती है, आप समझ सकते हैं। और हमारी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी ऑटोनॉमस बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये उनकी मंशा है, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। तो ये जो रोल बैक की बात आ रही है, रोल बैक की बात आ रही है या मतलब उसमें क्या बात आ रही है? देखिए जो पत्र आया, वो पत्र जो आया है वो पत्र बहुत स्पष्ट नहीं है जी। रोल बैक की बात उसमें नहीं की गई है जी। उसमें ये कही गई कि हम अपने यहाँ पुनर्विचार करेंगे जी। तो पुनर्विचार करके फिर कल थोप सकते हैं जी। हमारी मांग थी कि आप रोल बैक कर जाइए, उसको वापस ले लीजिए और उस संशोधन जो जरूरी है उनको करिए, हमारी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब न करिए, हमारी संस्थाओं को डिस्टर्ब मत करिए। तो मतलब जैसे वो जो है किसान आंदोलन चला था और काफ़ी लंबा चला था, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा था कि हम जो है कहीं समझा नहीं पाए और इसलिए अब हम इसको वापस ले रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी कि एक ऐसी स्थिति आ जाए और सरकार को? और आंदोलन में उन्होंने रोल बैक किया था जी, हमारे यहाँ रोल बैक नहीं किया उन्होंने जी, अपने यहाँ पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया है। और हम इस प्रदेश का अधिवक्ता इस मत का है कि हम इस पर डू और डाई की लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और हम इसको होने नहीं देंगे। मतलब अभी आप लोग जो है वेट एंड वॉच पे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम इस पर तैयार हैं, सरकार रोल बैक करे, इसको वापस ले, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी बीच एक और बात आकर के उभर करके आ गई है, वो आ रही है वेलफेयर से संबंधित, एडवोकेट वेलफेयर से संबंधित जो बात आ गई है उसमें जो है अब क्या आप लोगों का क्या मांग है? वेलफेयर में मैं आपको शुरू से बता दूं कि सन 14 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वकीलों की एक मीटिंग बुलाई। पूरे देश का वकील महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद पूरे देश के वकीलों के सामने उनका स्वागत हुआ। हम सबने स्वागत किया उनका, हम सबने प्रधानमंत्री बनाने में जो प्रयास संभव था वो किया।
उन्होंने कहा कि जब भाजपा के हमारे अच्छे दिन आएंगे तो अधिवक्ताओं के भी अच्छे दिन आएंगे जी। आज तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हुए हैं, हमें उन अच्छे दिनों की तलाश है। आज तक हम अच्छे दिन नहीं ला पाए और हमारे अच्छे दिनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी उनके तो अच्छे दिन आ गए लेकिन अधिवक्ताओं के अच्छे दिन नहीं आए। उनके तीसरी बार अच्छे दिन आ गए और हमारी एक बार भी उन्होंने हमारी एक वकीलों के प्रति कोई भी भावना संवेदना उन्होंने आज तक व्यक्त नहीं की। हमारी दो मांगे थी स्पष्ट रूप से। एक मांग थी कि हमारे यहाँ एक इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए, 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो अभी आप दे सकें इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए। इंश्योरेंस में तत्काल पैसा देना नहीं होता। इंश्योरेंस स्कीम ला करके अधिवक्ताओं का जीवन सुरक्षित किया जाए और मेडिकल की सुविधा अधिवक्ताओं को आयुष्मान के जरिए या किसी अन्य जरिए दी जाए ताकि उनका चिकित्सा स्वास्थ्य भी सुरक्षित हो सके। तो एक बात और है, अभी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो दिल्ली में जितने भी अधिवक्ता हैं उनके बीच जो है भारतीय जनता पार्टी ये कैंपेनिंग चला रही थी, फ़ोन पर भी चला रही थी, उनसे मिल रही थी और दिल्ली के तमाम बार में जा कर के ऑर्गेनाइज कर रही थी कार्यक्रम। छोटे मोटे जो भी वहाँ पे जो भी हैं, मतलब 30,000 ही हो जो भी है, तो वहाँ पर यही कह रही थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे और 10 लाख रुपए का हम अतिरिक्त बीमा करेंगे, यानी 20 लाख की बात कर रही थी। वहाँ तो खूब इन्होंने जो है इसका प्रचार प्रसार किया है। तो क्या ये लगता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से हो गया तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुने गए और उन्होंने जो तब वादा किया 1914 में आज तक उसका अनुपालन नहीं हो पाया। और यही दो मांग हमारी थी। दो मांग पर ही है कि हमारी इंश्योरेंस दीजिए, हमको इंश्योरेंस स्कीम दीजिए और हमारी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करिए। ये दो मांग थी और दो मांग है। हम 2-3 बातें और पूछेंगे सर आपसे। एक बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं। आपने मुख्यमंत्री के स्टेज पर भी आपने आवाज़ उठाई थी और उसमें आपने मांग की थी कि हमारे जो अधिवक्ताओं के कल्याण के जो पैसे हैं वो हमको दे दिया जाए। मुख्यमंत्री के सामने आपने आवाज़ उठाई थी, हमको ये याद है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं की। ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अधिवक्ता कल्याण के 10 रुपये के टिकट से मुख्यमंत्री के यहाँ 4 अरब से अधिक की धनराशि एकत्र हो चुकी है। इस प्रदेश का हर तहसील, हर रजिस्ट्री का अधिवक्ता 10 रुपये का टिकट लगाते लगाते वकालतनामे पर इतनी धनराशि वहाँ आ चुकी है। उसी से हमारे दिवंगत होने वाले अधिवक्ता के परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। हम लोगों ने कहा जब धनराशि इतनी अधिक हो गई है तो हमने 2 योजनाएं बना करके उत्तर प्रदेश शासन को दी। एक तो 70 वर्ष की आयु पर प्राप्त करने वाले हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको जीवन निर्वाह भत्ता या पेंशन के नाम से 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति माह अगर आप देंगे तो 20-25 हज़ार अधिवक्ता इस उम्र से अधिक वाले ही बचे हैं, तो उनका लाभ हो जाएगा, उनको जीवन निर्वाह भत्ता मिल जाएगा। दूसरा हमने योजना दूसरी बताई उनको कि हमारी दूसरी योजना ये है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको 3 साल तक आप रजिस्ट्रेशन से 3 साल तक 5 से 10 हज़ार रुपया प्रति माह दीजिए, तो इससे वो स्टाइपेंड, इस स्टाइपेंड से वो उनके खड़े होने में सुविधा हो, मतलब वो सर्वाइव कर पाए। और ये धनराशि बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। उसी 4 अरब में से 2 कार्पस फंड बना करके इन दोनों योजनाओं को चला सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी दूसरी बार चुनी गई है, हमारी बात नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री से हम लोग सीधे रूबरू कई बार कह चुके हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए अब रास्ता सिर्फ आंदोलन का ही बचता है। ये सिर्फ रास्ता आंदोलन का बचता है। एक बात है कि लगातार जो है कुछ अधिवक्ता ये कहते हुए तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बीजेपी के कोटे से वो राज्यसभा सांसद हैं। लोग ये तो बड़े आसानी से ब्लेम लगा देते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या इस्तीफा देना एक रास्ता है या वहां रह करके अधिवक्ताओं की आवाज़ को उठाना ये जो है सही है? नहीं, मैं एक चीज़ बता दूं, स्पष्ट कर दूं आपसे कि उन्होंने भी एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक बुलवाई, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और बैठक में सारे धाराओं पर चर्चा की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उनके हस्ताक्षर से एक आपत्ति गई है। ये सारी बातें लिख करके उनके हस्ताक्षर से गई हैं। मेरा मानना है कि वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इन संशोधनों में सुधार करा सकते हैं। हम भी कहेंगे अधिवक्ता जो भी हमारे इस वीडियो को देखें उनकी अब ये भ्रांति लगभग दूर हो गई होगी
कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर जो चेयरमैन हैं वो अगर अंदर रह करके अपनी बात रखेंगे तो शायद वो अधिक प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि वो जो है आपके दबाव में वो इस्तीफा दे दें। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अंदर रह करके अपनी बात उठाएं और अधिवक्ताओं के हित की बात करें। अब रही बात एक और कि आपके ऊपर हम देखते हैं कि लोग जो है जो टूट पड़ते हैं, आप जैसे ही कुछ लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो किसी और पार्टी से ग्रसित है या कोई और पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे लग रहा है, ये मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बाहर के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, अदना सदस्य भी नहीं हूँ। न कांग्रेसी हूँ, न भाजपाई हूँ, न सपाई हूँ, न बसपाई हूँ। लेकिन इस समाज में यह कहना आसान हो जाता है और आलोचना सत्तारूढ़ दल की ही होती है और उन्हीं से हमको अपेक्षा है। हम विपक्ष से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, न उनके पास ये पावर है। तो तत्काल ये कहना आसान होता है दूसरे आदमी के लिए कि वो कांग्रेसी हैं, वो भाजपाई हैं, वो सपाई हैं, वो बसपाई हैं। ये तो एक टालने वाली बात हो गई और ये बिला वजह की बातें कह करके उनकी बात को हल्का करना हो गया। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं की वजह से हैं, अधिवक्ताओं के लिए हैं और उनके लिए जो कुछ बन पड़ेगा सब करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।